समंदर में सुई ढूंढना, नकली दाढ़ी में बाल खोजना, रेत में पानी ढूंढना और मिडिल ईस्ट में शांति ढूंढना, फिलवक्त ये सब कुछ एक बराबर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने गजा में अपने सैनिक उतार दिए हैं, टैंक्स भेज दिए हैं। पिछले 2 दिन से वो सिर्फ हवाई हमले कर रहा था, अब वो नेत्जरिम कॉरिडोर पर फिर से कब्जा कर रहा है। इसके बाद गजा 2 हिस्सों में बंट चुका है। फिलिस्तीनियों को विस्थापन के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। ये तो बात हुई गजा की। उधर यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले नहीं रुक रहे हैं। इस बीच इजराइल का दावा है कि हूतियों ने इजराइल पर भी मिसाइल दागा, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग सफाई देकर सीरिया और लेबनान में भी छोटे छोटे हमले किए हैं। उसने सीरियन सीमा से लगे गोलन हाइट्स में कुछ और सैनिक भेजने का भी ऐलान किया, मिलिट्री ड्रिल्स के लिए। कहा है कि धमाकों की आवाज़ भी आ सकती है, लेकिन कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। कुल जमा बात ये कि मिडिल ईस्ट में शांति आती हुई तो नहीं दिख रही। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं लगा था। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कसम खाई थी कि वो मिडिल ईस्ट में शांति ला कर रहेंगे। सबके लिए ये आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात थी, लेकिन ट्रंप दावा करते रहे। उनके आने से 1 दिन पहले इजराइल हमास में युद्ध विराम हुआ भी। तब वो फूले नहीं समा रहे थे, जमकर खुलकर क्रेडिट लिया। अब 2 महीने के भीतर जंग फिर शुरू हो गई है। क्या अब उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि खुद पर जो एतमाद था झूठा निकल गया, दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। आज के शो में मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 20 मार्च की सुबह गजा पर सूरज की पहली किरण पहुंची नहीं थी कि इजरायली फाइटर जेट्स की आवाज़ सुनाई दी। सब कुछ भोर में हुआ। लोग अपने तंबुओं के भीतर जमा थे, कुछ तो अभी अभी सहरी का आनंद लेकर उठे थे। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि 18 मार्च के बाद इजरायली हमलों में 436 लोग पहले ही मारे जा चुके थे। इन 436 में से 183 बच्चे थे। 20 मार्च वाले हमले में 85 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इनमें भी महिलाएं और बच्चे हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अब भी दर्जनों लोग मलबे में फंसे हैं। ये डर कायम है कि बचाव कर्मियों से पहले कहीं उन्हें मौत न ढूंढ ले जाए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बचाव कर्मियों के लिए क्षतिग्रस्त घरों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो उनकी गाड़ियों के लिए पर्याप्त ईंधन है, ना ही बचाव कार्य के लिए पर्याप्त साधन। ऊपर से आवाजाही मुश्किल है, क्योंकि आसमान में इजरायली हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की आवाज़ किसी भी वक्त सुनी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि मारे जाने वालों में यूनाइटेड नेशंस यूएन का एक स्टाफ मेंबर भी है। इजरायली हमलों में गजा के दैर अल बलाह इलाके में एक यूएन साइट भी जद में आई थी। 18 मार्च को इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए थे। युद्ध विराम भंग हुआ था। उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह चेतावनी दी थी कि ये महज शुरुआत है। चेतावनी सही भी साबित हुई। गजा के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में इजरायली फौज ने फिर पर्चे गिराए। हुक्म दिया, घर छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। सेना के फरमान के बाद गजा के लोग इजरायली सीमा के पास वाले इलाकों से दूर जाने लगे। इजराइल हवा के बाद जमीन पर आगे बढ़ा। 19 मार्च को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक वीडियो एड्रेस जारी किया। इसमें उन्होंने गजा वासियों को लास्ट वार्निंग दी। कहा, ट्रंप की बात मान लीजिए, बंधकों को वापस लौटा दीजिए और हमास को खदेड़ दीजिए, वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। जंग वाली जगह से लोगों को निकालना जल्द ही शुरू किया जाएगा। अगर हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करता और गजा में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है, तो इजराइल उस ताकत का इस्तेमाल करेगा जिसको कभी किसी ने देखा तक नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाह मानो, बंधकों को रिहा करो और हमास को बाहर निकालो। ऐसा करोगे तो बाकी रास्ते खुलेंगे। जो गजा छोड़कर जाना चाहते हैं उनके भी दुनिया के दूसरे देशों में बसने की संभावना बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो केवल बर्बादी और तबाही होगी। इसी दिन इजरायली सेना ने ऐलान किया कि हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। सैनिकों को नेत्जरिम कॉरिडोर में भेज रहे हैं। इसके तहत हम उत्तरी और दक्षिणी गजा के बीच बफर जोन बनाएंगे। अब ये नेत्जरिम कॉरिडोर क्या है? नक्शा देखिए। ये कॉरिडोर गजा को ठीक 2 हिस्सों में काटता है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गजा हुआ और नीचे वाला दक्षिणी गजा। ये कॉरिडोर पूरब में इजराइल की सीमा से शुरू होता है और पश्चिम में भूमध्य सागर से जाकर मिलता है। ये कॉरिडोर लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने अपनी पहली ज़मीनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सबसे पहले ऑपरेशंस में से एक था नेत्ज़रिम कॉरिडोर पर कब्जा करना। जब तक गजा में जंग चल रही थी, इजरायली सैनिकों ने इस रोड पर घेराबंदी कर रखी थी, अपने मिलिट्री बेस बना रखे थे। इसके इर्द गिर्द कई मील तक बिल्डिंग्स गिरा दी गई थी, ज़मीन को समतल कर दिया था। इससे उनको दूर तक साफ साफ दिखाई देता था। कई दफ़े ऐसी खबरें भी आई कि इन मिलिट्री पोस्ट से आर पार गुजरने वालों पर इजराइल ने हमला भी किया। 15 महीने तक ये सब कुछ चला। फिर जनवरी 2025 में आप जानते हैं युद्ध विराम लागू हुआ। तब जाकर इजरायली सेना धीरे धीरे इस कॉरिडोर से पीछे हटी थी। दुनिया ने देखा, लोग अपने घरों की ओर लौटे जो टूट चुके थे, उनकी जगह महज मलबे रह गए थे। लोगों ने तंबू लगाकर रहना शुरू किया। इस कॉरिडोर पर कब्जा क्यों अहम है? पहला, इससे फिलिस्तीनियों को गजा के दोनों हिस्सों में आवाजाही कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि इसी कॉरिडोर को काटती हुई 2 अहम सड़कें गुजरती हैं जिनसे दोनों तरफ आवाजाही संभव है। इजराइल का कहना है कि अगर आवाजाही की खुली छूट दी गई तो इस आड़ में हमास एकजुट हो सकता है। इजरायली आर्मी ने उत्तर से दक्षिणी गजा जाने वाले सबसे अहम हाईवे सलाहुद्दीन रोड को भी बंद कर दिया है। दूसरा, सैनिकों की कार्रवाई के लिए भी आसानी मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ तेजी से पहुंच बनाई जा सकती है। तीसरा, मानवीय मदद को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और आप जानते ही हैं यह गजा के लोगों के लिए कितना अहम है। चौथा, जब भी युद्ध विराम की बातचीत आती है तो 2 कॉरिडोर्स को लेकर बात जरूर होती है। एक तो नेत्ज़रिम कॉरिडोर और दूसरा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इसे भी नक्शे पर देखिए। ये 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा बफर जोन है। इजिप्ट और गजा की सीमा पर बना हुआ है। यह इजिप्ट और गजा को जोड़ने वाली एकमात्र क्रॉसिंग है। 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने शांति समझौते के तहत इसे बनाया था। उस समय गजा इजिप्ट के रूल से बाहर ही निकला था। तब इजिप्ट के लोग इसे सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। सलाहुद्दीन इजिप्ट के बादशाह थे। उन्होंने 1187 में जेरूसलम में क्रूसेडरों को हराया था। 1979 में जब ये बनाया गया तो इजरायली सैनिकों की टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी। यहाँ इजराइल ने कई अवैध बस्तियाँ भी बनाई थीं, पर इजराइल 2005 में इस अवैध कब्जे को छोड़कर चला गया था। फिर 2007 में हमास का पूरे गजा में नियंत्रण हो गया। उसके बाद से ये कॉरिडोर गजा के नियंत्रण में आ गया था। कहा जाता है कि हमास ने इस कॉरिडोर के नीचे कई सुरंगें बना रखी हैं जो इजिप्ट और गजा को जोड़ती हैं। इजराइल कहता है कि जंग के बाद हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर सकता है। जब युद्ध विराम की बातचीत शुरू हुई तब भी ऐसी शंका थी कि इजराइल नेत्ज़रिम कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल के कुछ अति दक्षिणपंथी इजरायली नेता चाहते हैं कि युद्ध विराम के बाद भी यहाँ उनके सैनिकों की उपस्थिति रहे। वो ऐसा इशारा भी कर चुके हैं कि फिर से अवैध बस्तियां बनाने की मंशा हो सकती है। सवाल ये भी है कि नेतन्याहू ने इस वक्त हमला शुरू करने का फैसला क्यों लिया। जानकारों का मानना है कि इसकी एक वजह यह है कि नेतन्याहू की कुर्सी डामाडोल है। महीने के आखिर तक बजट पास ना हुआ तो सरकार गिर जाएगी, फिर मुल्क जाएगा चुनाव में। अगर बजट पास हो गया तो नेतन्याहू की सरकार अक्टूबर 2026 तक महफूज रहेगी। बहरहाल बजट में अड़चन है। अश्केनाजी यहूदी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म नेतन्याहू की पार्टनर है, लेकिन धौंस दिखा रही है। कह रही है अगर हारेदियों यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नौजवानों को फौज से छूट नहीं मिली तो बजट को वोट नहीं देंगे। 2 हफ्तों से अफवाहें थीं कि बेन गवीर की कट्टरपंथी यहूदी पावर पार्टी फिर सरकार में लौटेगी। इजरायली हमले के कुछ घंटे बाद ही बेन गवीर ने ऐलान कर दिया पार्टी वापसी करेगी, क्योंकि जंग दोबारा शुरू हो गई है। इसका मतलब साफ है, अगर यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म बजट के खिलाफ भी वोट दे नेतन्याहू के पास तब भी वोट पूरे हैं। मगर बाहर सड़कों पर एक और मंजर है। इजराइल में हजारों लोग उतर आए हैं जंग रोकने की मांग के साथ। यरूशलेम में संसद के बाहर हजारों की भीड़ नेतन्याहू से जंग रोकने और नए सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रही है। लोग गुस्से में हैं। पिछले दिनों नेतन्याहू ने अपने ही जासूसी एजेंसी शिन बेट के लीडर रोनन बार को निकालने का ऐलान कर दिया। प्रोटेस्ट की एक वजह ये भी है। ये तो महज गजा से जुड़े मुद्दों की कहानी थी, लेकिन इजराइल की सीमा से सटे और भी कई इलाके हैं। इजराइल की पूर्वी सीमा वेस्ट बैंक से लगती है। इजराइल यहाँ पर भी ऑपरेशन चला रहा है, फिलिस्तीनी बस्तियों को खाली करा रहा है। इजराइल के उत्तर में आते हैं लेबनान और सीरिया। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। 2024 में दोनों के बीच लड़ाई चली। हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरल्लाह और तमाम सीनियर लीडर्स मारे गए। माना जाता है कि हिजबुल्लाह
खासा कमज़ोर हो गया। इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम हो गया था। वो ठीक ठाक चल भी रहा है। अब सीरिया वाली सीमा पर आते हैं। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि कब्जाए हुए गोलन हाइट्स इलाके में और भी सैनिकों को भेजेगी, धमाके भी करेगी। दिसंबर 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया था। तब से इजराइल ने बफर जोन में भी अपने सैनिक भेजे हैं। समय समय पर सीरिया के अंदर भी हमले करता रहा है। तर्क ये कि हम पुरानी सीरियन आर्मी के हथियार नष्ट करना चाहते हैं। गोलन हाइट्स सीरिया का दक्षिण पश्चिमी भाग है। क्षेत्रफल लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर है। 1967 की जंग में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1973 में यौम किपुर वॉर हुई। इस जंग के बाद इजराइल इस इलाके में और अंदर तक घुस गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कब्जे को अवैध कब्जा मानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के इस अप्रोच में उसके साथ ही रहे हैं। मार्च 2019 में ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजरायली कब्जे पर मुहर लगा दी थी। वो उनका पहला कार्यकाल था। दूसरे कार्यकाल में वो क्या कर रहे हैं? सत्ता हासिल करने से पहले से ही वो दावा करते आ रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति बने। उनके आने से पहले 17 जनवरी को युद्ध विराम का ऐलान हुआ। 19 जनवरी को लागू भी हो गया। तब तक जो बाइडेन ही राष्ट्रपति थे, लेकिन नेगोशिएशंस में ट्रंप की भी एक टीम शामिल थी, इसलिए ट्रंप ने क्रेडिट भी लिया था। मगर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं, कई ऐसे कदम उठाए जो साफ तौर पर एक तरफा थे। क्रोनोलॉजी देखिए। 25 जनवरी को उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और इजिप्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए। 4 फरवरी को उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने वाला अपना प्लान दोहरा दिया। तब नेतन्याहू उनसे मिलने अमेरिका पहुंचे थे। इसी दिन उन्होंने कहा कि अमेरिका को गजा पर कब्जा कर लेना चाहिए और वहां आलीशान और भव्य इमारतें बनानी चाहिए। 10 फरवरी को उन्होंने हमास को धमकी दी, बंधकों को रिहा करो वरना ऑल हेल विल ब्रेक लूज। इस दौरान हमास बंधकों की रिहाई में देरी कर रहा था। उसका आरोप था कि इजराइल युद्ध विराम की शर्तें नहीं मान रहा। 25 फरवरी को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इसमें गजा में आलीशान इमारतें थीं। उसे ट्रंप प्लान के तहत बनाया गया था और वो नेतन्याहू के साथ बीच पर आनंद ले रहे थे। 2 मार्च को उन्होंने 4 बिलियन के हथियार इजराइल को भेजने का फैसला लिया। 5 मार्च को उन्होंने फिर से हमास को बंधकों को रिहा करने की धमकी दी। लास्ट वार्निंग कहा, बोले मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूं जिससे वो ये सुनिश्चित कर सके। हमने ये सारी क्रोनोलॉजी इसलिए दिखाई। अब आप ये तय करें कि क्या किसी मध्यस्थ की बातें ऐसी होनी चाहिए या नहीं। हमने यही सवाल जानकार से पूछा। क्या ट्रंप की बातों की वजह से भी इजराइल और हमास के बीच बातचीत के लिए एक समतल जमीन बन पानी मुश्किल हो गई? क्या उन्होंने शांति की बात करते रहने के बावजूद भी इजराइल के हौसले मजबूत किए? प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन के दौरान और शपथ लेने के बाद उन्होंने पहली बात दुनिया में शांति लाने और जहां भी जंग हो रही है उसको खत्म करने की बात करे थे। जैसा वो टैरिफ लगाने की बात करे थे चीन और कनाडा और मेक्सिको और दूसरे देशों पे, ब्रिक्स देशों पे भी 100%। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने ये वापस लिया या घटा दिया। तो ये जिगजैग पॉलिसी जो है गाजा में भी वही देखने को आ रही है। जैसा यूक्रेन में भी उन्होंने पेशकदमी की, लेकिन रशिया जब डिमांड करने लगा अपने पॉइंट्स वगैरह सिक्योरिटी के वगैरह, तो वो पीछे हट गए। तो गाजा में भी यही हो रहा है कि उनकी इच्छा थी कि वहाँ शांति हो, अमन हो और जो 3 फेज का सीजफायर था उसको लागू करे। लेकिन धीरे धीरे अब ये पता चल रहा है कि वो जूइश लॉबी के पूरे शिकंजे में आ गए हैं। जिस वक्त इजरायली हमले जारी हैं, आइडियली उस वक्त पर युद्ध विराम का दूसरा चरण शुरू हो जाना चाहिए था। 1 मार्च को पहला चरण खत्म हुआ था। उसके बाद बातचीत जारी रही, लेकिन दूसरे चरण पर बात नहीं बनी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 19 मार्च को कहा कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए अब भी एक प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन इसके दरवाजे भी बंद होने की कगार पर हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इजरायली हवाई हमलों और उसके बाद हालिया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद युद्ध विराम वाली बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है? देखिए, नेतन्याहू खुद उन्होंने कहा है 2 दिन पहले कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये बमबारी और हमला जारी रहेगा। उसी के दौरान हम उनसे बात करेंगे हॉस्टेजेस वापस लेने की। तो ये 2 सेकेंड फेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। 3rd फेज तो बहुत दूर है। तो ये इनका जो इंटरनल प्रॉब्लम है
और जो करप्शन चार्जेस नेतन्याहू के खिलाफ लगे हैं, और उसी दिन उनको 2 दिन पहले कोर्ट में अपीयर होना था, लेकिन इन्होंने जंग शुरू कर दिया और रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि इसको हियरिंग या प्रेजेंस में मुलतवी कर दे या पोस्टपोन कर दे। तो कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी इशू पे उनको हाजिरी देने की पोस्टपोन कर दिए और ये बैक टू पेविलियन जंग करके वो दायरा आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो हूती का हो या ईरान पे वो अमेरिका को लेके हमला करना चाहते हैं। तो वही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हो रहा था, ये सिर्फ दिखावा था 3 फेज का सीज फायर। उन्होंने जबरदस्ती ट्रम्प के प्रेशर में आके उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो दोबारा वापस चले गए और ट्रम्प को मनाने में कामयाब हो गया। उनके जूइश लॉबी या सन इन लॉ जेराड कुशनर उनके मेन एडवाइजर हैं इजराइल पे। इजराइल के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ उनकी तनातनी या तो चल रही है या अतीत में हो चुकी है। इजिप्ट और जॉर्डन डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर चुके हैं, लेकिन बाकी सबके साथ रिश्ते इतने सुगम नहीं हैं। इसी बीच अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, हूती विद्रोहियों का साथ देने से मना कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी अटैक किया है। अमेरिका हूतियों पर लगातार हमले कर रहा है। इन सबको देखते हुए क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में शांति आती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं, कोई आसार नहीं, कोई इंडिकेशन भी नहीं है। ये तो एस्केलेशन होगा, ये एक्शन रिएक्शन बढ़ता जाएगा और ग्राउंड ऑपरेशन भी गाजा में शुरू हो गया है। वहाँ हमास लड़ाकू जो है, जो टनल्स में छुपे हुए हैं, वो गरिल्ला वॉरफेयर करेंगे और इजरायली सोल्जर्स और हमास के लड़ाकू भी अताहत जंग में मारे जाएंगे और सिविलियंस का भी नुकसान होगा, जो कि हजारों की तादाद में अब कहीं जाने के लिए उनको पनाह नहीं है। तो वो असल रमजान के महीने में जो उपवास रखते हैं मुसलमान, तो उसमें ये कार्रवाई कर रहे हैं जिससे आग भड़केगी पूरे क्षेत्र में और इंस्टेबिलिटी फैलेगी। और इसमें ईरान को भी शामिल कर रहे हैं, हूती को भी शामिल कर रहे हैं और हिजबुल्ला भी वहाँ नाराज है क्योंकि इजराइल सीज फायर के तहत विड्रॉ नहीं किया लेबनान के जुनूबी हिस्से से। और शाम में भी कत्ल गारतगिरी, जेनोसाइड हो रहा है वहाँ अलावाइट्स को लेके, क्रिश्चियंस को लेके। तो ये धीरे धीरे जो दायरा है वायलेंस का, जिससे टेररिज्म भी जुड़ जाएगा। जाते जाते जान लेते हैं कि गजा से और क्या अपडेट्स हैं। पहला, फिलिस्तीन ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को खत भेजा है। अपील की है कि इजराइल की कार्रवाई रोकी जाए, वरना यूएनएससी पर बचा खुचा भरोसा भी बिखर जाएगा। दूसरा, यमन में हूती विद्रोहियों पर लगातार 5 रातों से अमेरिकी हमले जारी हैं। हूतियों द्वारा चलाई जाने वाली अल मसीरा टीवी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने रातों रात 5 बार हमले किए यमन के हुदैदा प्रांत में। इसी प्रांत में हुदैदा बंदरगाह पड़ता है जो हूतियों के लिए रीढ़ की तरह है। अमेरिकी सेना ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम हूतियों पर 24/7 हमले कर रहे हैं। तीसरा, 20 मार्च को इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन से आ रही एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। इस दौरान इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जेरूसलम और कई अलग अलग इलाकों में सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। हिंद महासागर में बसा आइलैंड का एक समूह है इंडोनेशिया। आबादी के हिसाब से दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में ये 3रे नंबर पर आता है। राजधानी है जकार्ता। 19 मार्च को संसद भवन में गहमा गहमी के बीच एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने इंडोनेशिया के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में सैन्य कानून में संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद अब सेना के अधिकारियों को सिविल पदों पर ज्यादा जगह मिलेगी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो खुद एक पूर्व जनरल हैं, उन्होंने इस बदलाव को जरूरी बताया है। कहा, जो पॉलिटिकल चुनौतियां और तकनीकी तरक्की के लिए सेना को सशक्त करना जरूरी है। रक्षा मंत्री सजाम सुद्दीन ने भी संसद में कहा, हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सेना को तैयार करना होगा। लेकिन लोकतंत्र के समर्थक इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सड़कों पर छात्र और कार्यकर्ता भड़क उठे। जकार्ता में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। तख्तियों पर लिखा था, लोकतंत्र खतरे में है। कुछ तो रात भर डटे रहे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी कि ये कानून सेना को फिर से सिविल मामलों में हावी कर देगा, जैसा सुहार्तो के वक्त होता था। क्या हुआ था सुहार्तो के वक्त और क्या है न्यू ऑर्डर,
सुहार्तो इंडोनेशिया के दूसरे और सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले राष्ट्रपति थे, 1967 से 1998 तक। अपने शासन में सुहार्तो ने न्यू ऑर्डर की सरकार चलाई, जिसमें सरकार काफ़ी हद तक मिलिट्री के वश में थी। सुहार्तो खुद भी मिलिट्री से रिटायर्ड थे। अब कुछ ऐसा ही लॉ पास होने के बाद लोकतंत्र समर्थकों का डर है कि ये कानून इंडोनेशिया को पीछे ले जाएगा, उसी दौर में जब सेना ने आम लोगों की आवाज़ दबाई थी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासन को मजबूत करेगा। दूसरी सुर्खी अमेरिका से, तारीख 19 मार्च, अमेरिका का राज्य वर्जीनिया। शाम का वक्त था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी घर से निकले ही थे कि मास्क पहने हुए कुछ फेडरल एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया, पकड़कर डिटेंशन सेंटर ले गए। यहाँ पहुंचकर बदर खान सूरी को पता चला कि उनका वीज़ा रद्द हो चुका है। ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन ने उन पर हमास से संबंध और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। सूरी, जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में पीएचडी हैं और एक अमेरिकी नागरिक से शादीशुदा हैं, अब डिपोर्टेशन के खतरे का सामना कर रहे हैं। बदार के वकील का आरोप है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं। सूरी का मामला अमेरिका में फ़िलिस्तीन समर्थकों के खिलाफ बढ़ते दबाव की एक बानगी है। हाल ही में 11 मार्च को एक और इंडियन स्टूडेंट रजनी श्रीनिवासन का वीज़ा भी रद्द कर दिया गया था। वजह वही फ़िलिस्तीन का समर्थन। ये सब पिछले कई दिनों से होता आ रहा है, जब कैंपस में प्रदर्शनों को हिंसक और आतंकवादी समर्थक करार देते हुए सरकार ने कई छात्रों के वीज़ा रद्द किए हैं। सूरी की पत्नी, जो फ़िलिस्तीनी मूल की हैं, अब अकेले इस लड़ाई का सामना कर रही हैं। ये घटना अमेरिका में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाने की नई स्ट्रेटेजी की ओर संकेत देती है, जहां अभिव्यक्ति की सज़ा डिपोर्टेशन भी हो सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।